हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ाऊंगी। आप पेपर कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ रहे हैं और यह है यूनिट थर्ड और आज मैं दूंगी लेक्चर थर्ड। तो चलिए देखें पहले कि सिलेबस क्या है पढ़ने से पहले यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड का जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट थर्ड में केवल एजेंसी है। सेक्शन 182 से लेके 238 तक डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एसेंशियल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एग्रीमेंट, रेक्टिफिकेशन इन लॉ, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो अब आप पढ़ेंगे यूनिट थर्ड और लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? डिस्कस द मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एंड डिस्क्राइब एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कि एजेंसी को किस तरीके से समाप्त किया जाता है और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एजेंसी क्या होती है। देखिए क्वेश्चन कब कब आया है। पहले आपको अनसॉल्व बताएं कि क्वेश्चन कब कब आया है। अब अनसॉल्व से शुरुआत करें कि अनसॉल्व में क्वेश्चन कब कब आया। तो आप देखेंगे 2013 में पहला शॉर्ट नोट है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। शॉर्ट नोट में अभिकरण का समापन। और आप देखेंगे 2013 के शॉर्ट नोट में 3 नंबर में आप देखेंगे एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में एजेंसी, दोनों क्वेश्चंस आए हैं। और फिर आप देखेंगे कि 2014 में शॉर्ट क्वेश्चन के 1 के रूप में वाइफ एज एजेंट ऑफ हस्बैंड, पति के अभिकर्ता के रूप में है। और 2015 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एजेंसी बिकेम टर्मिनेटेड। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें एजेंसी समाप्त हो जाती है, लॉन्ग के रूप में आया है। और फिर आप देखेंगे 2016 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में एजेंसी पूछा गया है। और फिर 2018 में देखेंगे व्हाट आर द मोड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी को समापन के तरीके क्या होते हैं वो पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि लॉन्ग शॉर्ट में ये क्वेश्चन हर साल लगभग आया है, कभी लॉन्ग में कभी शॉर्ट के रूप में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 भी है। डिस्कस द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एंड डिस्क्राइब एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एजेंसी को किस तरीके से समाप्त किया जाएगा, उसका क्या तरीके हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ की एजेंसी क्या होती है। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 to 210। टर्मिनेशन बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रिवोकेशन पॉसिबल बिफोर अथॉरिटी हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड, revocation where authority has been partly exercised, reasonable prior notice 206, liability of to compensation for unreasonable termination 205, termination by revocation 206, termination on completion of business 211, termination by expiry of term, termination on death or insanity section 201, termination or insolvency of principal section 201, termination by discharge of contract, termination when task affect agency between husband and wife। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 to 210। तो किस तरीके से एक एजेंसी को समाप्त किया जाता है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होती है, उसको मोड को वर्णन किया गया है सेक्शन 201 से लेके 210 तक। अब यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि क्या क्या बताया गया है। टर्मिनेशन बाय रिवोकेशन, टर्मिनेशन बाय रिन्यूएशन, टर्मिनेशन बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म, टर्मिनेशन ऑन डेथ ऑफ टर्म, टर्मिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, टर्मिनेशन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्मिनेशन बाय रिवोकेशन सेक्शन 203, ए प्रिंसिपल कैन रिवोक द एजेंसी एनी टाइम बिफोर द एजेंसी है एजेंट हैज exercise the authority so as to bind the principal, and such revocation puts an end to the agency. Revocation may be express or implied. Revocation for terminating the agency need not be express and may be implied from the conduct of the principal of the agent. Thus, where a empower B to let B house and afterwards A let in himself, this is an implied revocation of B's authority. Revocation possible before authority has been declared. An agency can be revoked before the authority given has been exercised by the agent so as to bind the principal. Thus, where the agent has already exercised the authority, confirm him in a manner so as to bind the principal, the agency cannot be revoked.
Revocation where authority has been partly exercised. Where a party of authority has been exercised, the principal cannot revoke the authority as regarded such act and obligation as arise for act already done. Where authorized B to buy 1000 bales of cotton on account of A and to pay for it A's money remaining in B's hand, B buy 1000 bales of cotton in his own name so as to make himself personally liable for the price. A cannot revoke B authority so far as the regard payment for the cotton. Reasonable prior notice, section 206. For the revocation to be effected on notice, there is a the requirement of notice is mandatory and termination without notice is effective. If not notice is given, then the damages thereby resulting to the principal or the agent must be made good to be the one by the other. The notice may also be a reasonable duration and the same would depend on fact and circumstances of a case. Thus, a notice of 3 months was held to be inadequate to determine an agency which had lasted for nearly 50 years, during which a large business had been built up and great expense had been incurred by the agent. Termination by renewation, section 206. The renewation of agency by agent is based on a similar principle as principal right of revocation. It need not to be expressed and may be implied for the conduct of the agent. He has to serve a reasonable notice of revocation, and if renounce without proper notice, he shall have to make good and damages thereby resulting to the principal. In case of agent for a fixed period, the agent would be liable to compensate the principal for any premature renewation without sufficient cause. Termination on completion of business, section 20120. An agency is generally created for a specific purpose of performance of the task, but for a particular task and the accomplishment of task or purpose, the agency is not further required, and this considered to have been terminated automatically. This agency is terminated on the completion of business. Where an agent is created for sales of good, it terminated on the sales of the good. Termination by expiry of term. An agent may not be created for the complete of the task but for a particular duration, and on the expiry of this duration it would automatic cease to operate. Although section 201 does not specifically provide for termination of agency by such mode, but same is descheduled. Thus, where an agent has been appointed for a fixed term, the plus puts an end to agency whether the purpose of the agency has been accomplished or not. Termination on death or insanity. An agent is terminated automatically on the death or insanity of the principal of the agent. Winding up a company or dissolution of a partnership has the same effect. Where a council is appointed by a principal who subsequently become of infirm mind, the authority confirmed on the council stand revoked. Termination on a insolvency of principal, section 201. An agency may also terminate automatically by operation of law and the principal being adjudicated as an insolvent. Termination by discharge of contract. An agency being a contract is terminated by any event that terminated is a contract. An agency may terminate by event which result in termination of the contract, like frustration. Thus, where a war broke out between the two countries to which the principal and agent belonged, the agency was deemed to have been ended. Termination when taken effect. The termination of agency does not take effect immediately and take efforts only when the affected come to know about such termination it take effects. चलिए इसका एक सार आपको बता दें। अभी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए कि किस तरीके से एजेंट और मालिक के बीच में एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है बाय रिवोकेशन, सूचना देकर। क्या होगा, मालिक अपने एजेंट को सूचना दे देते कर कभी भी समाप्त कर सकता है कि हम एजेंसी समाप्त कर रहे हैं। अब जब भी मालिक एजेंट को अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने से पहले क्या करेगा, एजेंसी को समाप्त कर सकता है और कह देगा कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप एजेंसी समाप्त कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई वकील को केस सौंपने के बाद वापस लिया जा सकता है, उसे केस फाइल वापस करनी होगी। मैंने वकील को केस दिया, फिर वापस भी ले सकते हैं। सेक्शन 207 कहता है कि रिवोकेशन जो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब हम लिखित भी हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, कैरेक्टर से भी पता चल सकता है। चाहे वो प्रिंसिपल भी ऐसा कर सकता है, रिवोकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और एजेंट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए, ए अपना घर किराए पे देने के लिए बी को कहता है, लेकिन पहले खुद ही घर किराए पे दे देता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, बी की अथॉरिटी को इम्प्लाइड रूप से समाप्त कर दिया।
तो जो रिवोकेशन होता है भविष्य के लिए भी क्या होता है, फ्यूचर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। जो रिवोकेशन की सूचना होती है वो हमें सूचना देनी पड़ती है। अगर मालिक रिवोक कर रहा है तो भी वो सूचना दे दे, एजेंट रिवोक कर रहा है तो भी, और जो भी एजेंसी को समाप्त करेगा वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। यहाँ पर एजेंसी जो भी समाप्त करता है वो उस व्यक्ति को कंपनसेट करता है। अब जहाँ पर कोई चीज़ हो, जो मान लीजिए प्रिंसिपल या एजेंट की किसी एक की डेथ हो जाए तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस पूरा हो जाए तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए जिस एजेंट को माल बेचने के लिए रखा गया उसने क्या किया, सारा सामान बेच डाला, तो जब सामान ही बिक गया, कारोबार पूरा हो गया, तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर मालिक या एजेंट की में से किसी एक की डेथ हो जाए, कोई पागल हो जाए, दोनों में से कोई, एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर एजेंट खुद छोड़ दे, एजेंट ने कहा भाई कि ये एक टाइम लिमिट था कि 2 साल तक एजेंसी रहेगी, 2 साल तक प्रिंसिपल ने कोई काम नहीं कराया, तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर मालिक इंसॉल्वेंट हो जाए तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिस समय के लिए एजेंसी बनाई गई है वो समय ही पूरा हो जाए तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और एजेंसी जब समाप्त होगी तो उसका परिणाम क्या होगा भाई, जब कोई एजेंसी समाप्त हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा, हमने एजेंसी को समाप्त कर दिया तो अब हम उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से क्या है, बाइंड नहीं है। अब यहाँ तक एजेंसी की समाप्ति अगर डेथ के कारण होती है तो भाई डेथ एक नेचुरल घटना है, वहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को बाइंड नहीं कर सकता है। अगर एजेंट की तभी एक ड्यूटी होती है कि अगर कोई मालिक की डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, तो वो अगर चाहे तो जो मालिक है उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो काम उसको दिए गए थे वो क्या कर सकता है, उन काम को पूरा कर सकता है, उसके इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकता है, उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मालिक और एजेंट के रिलेशन का संबंध होता है तो एजेंसी उसी समय समाप्त हो जाती है जब एजेंट नोटिस दे दे या प्रिंसिपल नोटिस दे दे। दोनों में से कोई नोटिस भी दे रहा है तब समाप्त हो जाएगी। तो पूरी तरीके से हर एक तरीके से जितनी भी कंडीशंस बताई गई उन सारी तरीके से एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है, चाहे वो डेथ के कारण हो, चाहे वो समय पूरा होने पे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट पूरा होने पे हो। तो ये सारी सेक्शंस बताते हैं 201 से लेके 210 तक की एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। अगर हम एजेंट की ही ड्यूटी को समाप्त कर दे रहे हैं तो एजेंट के नीचे अगर हमने सब एजेंट को अपॉइंट किया तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एजेंट की जब ड्यूटी नहीं रहेगी तो एजेंट की ड्यूटी नहीं रहेगी तो सब एजेंट की ड्यूटी कैसे हो सकती है। अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो एजेंसी होती है उसके बारे में डिस्कस करें। इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ living together, a legal presumption arises that wife has the authority of an agency for all domestic matter ordinary entrusted to a wife as the reasonably supply of goods and service for the use of the husband, his wife, children, and the household, such goods and service being suitable in kind and sufficient in quantity and necessary in fact according to the condition in which they live. The obvious reason for this legal presumption is that so long as the people live in the house, the wife will normally do the household shopping, the husband will pay the bills. It may, however, be noted that for the legal presumption of agency in favor of wife to pledge the credit of her husband for domestic matter, certain conditions must be satisfied. They are: first, the husband and wife must be cohabiting together. As a matter of fact, it is the fact of cohabitation which gives the wife the authority to place the credit of her husband for necessaries in domestic matter. If the husband and wife start living apart, the presumption will not arise, and the tradesman regarding wife and husband agent will be required to establish that she was an agent of necessity, or the husband allow her to pledge his credit. Secondly, the husband and wife must living together in their own domestic establishment. An illustrative English case on the point is Debenham versus Mellon. In this case, the wife acted as a managers of a hotel of which her husband was the manager. They had no separate establishment of their own and lived in the said hotel. She pledged the credit of her husband with the tradesman for such cloth. The payment not having been made, the tradesman sued husband for the price of cloth. The court held that the husband was not liable for the price because he and his wife were not living in a domestic establishment of their own, which is necessary condition for the legal presumption of necessary in favor of the wife. So thirdly, the wife has the authority to pledge her husband credit only for a necessary. A particular thing will be regarded as necessary if it come within the domestic department, usually confined to the wife, and is also suited to the style of the living of the husband. For example, A is a teacher in a degree college and B is wife. A goes to Germany on study leave for 1 year. In A absence, B maintain herself with the money sent by A. One time when there is a delay in the arrival of money, she take good on credit and pay after she gets the money. Thus, when she purchase on credit
on mound of rice for 4 sari and 1 gold necklace 15 days. A came back, of which of these goods is bound to pay the price? A is bound to pay the price of 1 mound of rice and for 4 sari, but he is not bound to pay the price of 1 gold necklace because it is not the goods that come under the category of necessary. The person who supplies the goods has the burden of proving that the goods supplied are necessary. Where a wife pays her husband credit for all bill with an eyes specialist, it was held that the husband was not liable. Whether a particular good supplied to a necessity or not is question of fact, that the connection lies on the person who supplies the goods to wife. Fourthly and lastly, the legal presumption of agency in favor of wife on her authority to pledge his credit cannot invoke where the husband give a reasonable allowance to his wife and also duty paid. यहाँ पर पति और पत्नी की एजेंसी के बारे में बात कर रहा है कि जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है उसे पति के नाम पर घरेलू वस्तु उधार खरीदने का पूरा अधिकार हो जाता है। देखिए, पत्नी का जो ये राइट है वो कुछ नियमों के अधीन है। ये आवश्यक है कि हस्बैंड वाइफ साथ साथ रह रहे हो। यदि पत्नी पति के किसी दोष के कारण उससे अलग रहती है तो आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए एजेंट तो होगी, परंतु अन्य किसी काम के लिए नहीं होगी। यदि वो अपने डिफ़ॉल्ट के कारण अलग रह रही है तो वो किसी प्रकार की एजेंट नहीं होगी। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का एजेंट माना जाता है, लेकिन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ वाइफ एजेंट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर यही बता रहा है। सेकेंडली कि दोनों अपने घर में रह रहे हों, केवल दोनों ने मैरिज की है, इस बात से ही वाइफ जो है अपने हस्बैंड के एजेंट नहीं हो सकती, और ना ही साथ रहने से। उनका घर होना चाहिए। यदि उनका घर है जिसका एक व्यक्ति प्रबंध कर रहा है तो वो एजेंट हो जाएगा, भले ही विवाहित पत्नी हो या मिस्ट्रेस हो। इसी में डेबनहाम वर्सेस मेलन का केस है। डिफेंडेंट एक होटल में मैनेजर था, उसी होटल में उसकी पत्नी भी मैनेजर की हैसियत से काम करती थी। दोनों उसी होटल के कमरे में रहते थे, इसके अतिरिक्त उनका कोई घर नहीं था। एक दुकानदार से पत्नी ने कपड़े उधार खरीदे, उसे दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि पत्नी किसी होम की मैनेजर नहीं थी। इसका मतलब जब सारी शर्तें पूरी हों तभी पति रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे दुकानदार को मालूम हो या न हो कि जिस स्त्री को उसने चीज़ें दी हैं वो विवाहित थी या नहीं। थर्डली, पत्नी अपने पति को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ऋणबद्ध कर सकती है, केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही वो उधार ले सकती है। जैसे गृह का प्रबंध जो होता है आमतौर से पत्नी करती है, इसीलिए उसे वस्तु खरीदने का अधिकार वही चीज़ें होगा जो घर की सामग्री हो, परिवार के कपड़े हों, ऐसी वस्तुएं। अब यहाँ पर कह रहा है कि नेसेसिटी चीज़ें क्या है, इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जीवन के जिस स्तर पर पति रहने का दावा करता हो या जिसको मेंटेन करता हो, उसे ही खरीदने का अथॉरिटी पत्नी को दी है। जो पति स्वयं को धनी कहता है उसकी पत्नी क्या कहेगी, स्वयं को धनी व्यक्ति की पत्नी समझकर खरीदेगी। तो कोई भी पत्नी ऐसी वस्तुएं नहीं खरीद सकती जो उसके जीवन स्तर से बाहर हो। एक पत्नी को सोने के पेन तथा पेंसिल और श्रृंगार दान दस्ताने रुमाल दिए गए तो उसको पति नहीं डराया गया, कहा गया कि ये चीज़ें क्या है, ये नेसेसिटी में नहीं आती हैं। अंत में कोई भी क्या कहा गया है, पति जो अपनी पत्नी की आवश्यक वस्तुओं के लिए कैश रुपीस देता है वो भी पत्नी द्वारा ली गई उधार वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही बात दुकानदार को पता हो या ना पता हो। तो इसका मतलब कि पत्नी को तभी अधिकार दिया जाएगा जब वो पति का दोष हो, पत्नी का अपना खुद का दोष ना हो। और दूसरा, दोनों एक ही घर में रहते हों, अगर अलग भी रहते हों तो पति के दोष के कारण अलग रहे हों। तो यहाँ पर पत्नी को पति का एजेंट के रूप में स्वीकार किया गया है और पति पूरी तरीके से लायबल होगा जीवन की उन आवश्यक वस्तुओं के लिए जिसके लिए एजेंसी दोनों मिलकर एजेंसी की स्थापना करते हैं। तो चलिए आज देखिए कि हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है। यूनिट 3 में, लेक्चर 3 में क्वेश्चन डिस्कस किया गया टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। बहुत सिंपल सी बात है कि एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है, और क्या जो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के एजेंट हैं तो एजेंसी को समाप्त करने के तरीके क्या होते हैं, एजेंसी कैसे समाप्त हो सकती है। देखिए, नोटिस के द्वारा, दोनों या तो प्रिंसिपल नोटिस दे या एजेंट नोटिस दे तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है। और एजेंसी को समाप्त करने का एक तरीका और है कि एजेंसी कैसे समाप्त हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अगर कोई काम पूरा हो जाए तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है। प्रायर नोटिस दे दे काम को पूरा करने से पहले तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है। अगर सैलरी नहीं दे रहा है प्रिंसिपल तो भी समाप्त हो सकती है। बिजनेस पूरा हो जाए, जो ऑब्जेक्ट के लिए एजेंसी बनाई गई वो पूरा हो जाए तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है। कोई टर्म पूरा हो जाए तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है।
अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई एक व्यक्ति की डेथ हो जाए या कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी एजेंसी समाप्त हो सकती है। एजेंसी तब भी समाप्त हो सकती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और एजेंसी को समाप्त करने के और भी तरीके होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ में यहाँ पर कहा गया है कि जो वाइफ और हस्बैंड है एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और हस्बैंड तब लाइबल होगा जब वाइफ क्या करे, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करती है, तब हस्बैंड लाइबल होगा। और हस्बैंड के डिफेक्ट के कारण या तो वाइफ अलग भी रहती है तो भी हस्बैंड लाइबल माना जाएगा। तो यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के एजेंसी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कभी कभी एक चीज़ और है, क्या पति पत्नी का एजेंट हो सकता है? तो बता दें कि पति को भी क्या है, जब पत्नी को माना गया है तो पति भी क्या कर है, वो पत्नी का एजेंट माना गया है। अगर कोई पत्नी काम कर रही है बाहर और पति घर पे रहता है तो पति भी क्या है कि अपनी वाइफ से उस मनी को रिकवर कर सकता है, जो जीवन की नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं। तो आज आपको क्वेश्चन डिस्कस किया है यूनिट 3 का लेक्चर 3। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे कि सेक्शन 201 से लेकर 210 तक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी दिया गया है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के एजेंट माने गए हैं। किस तरीके से एजेंसी समाप्त होगी, सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। 8-10 पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लेंगे सेक्शन 201 से लेकर 210 तक। और एजेंसी किसे कहते हैं? प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को एजेंसी कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक, और एजेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। तो एजेंसी कैसे समाप्त की जा सकती है? सारे ऑब्जेक्ट अगर ये काम हो रहे हैं तो एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। तो आज का क्वेश्चन पूरा होता है यूनिट 3 का लेक्चर 3। थैंक यू।